आज यहाँ प्रोजेक्ट भवन के सभागार में झारखंड आंदोलनकारी सम्मान कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित अलग राज्य की अगुवाई करने वाले और इस राज्य के निर्माता और हमारे पिता आदरणीय विश्वबंधु शिबू सोरेन जी, यहाँ उपस्थित झारखंड आंदोलनकारी आयोग के अध्यक्ष दुर्गाव राव जी, आयोग के सदस्य नरसिंह मुर्मू जी एवं भुवनेश्वर महतो जी, यहाँ उपस्थित हमारे विधायक गण राजेश कच्छप जी, सुदीप कुमार सोनू जी, बादल सत्रलेन जी, हमारे सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, हमारे प्रधान सचिव राजीव अरुण मेहता जी, विनय चौबे जी, और विशेषकर आज इस कार्यक्रम में जो आंदोलनकारियों को एक नए सिरे से सूचीबद्ध करने की एक सफल प्रयास के इस मुहिम में शामिल हुए आप पूरे राज्य से आए हुए आंदोलन का से जुड़े हुए सभी आदरणीय सम्मानित सदस्यगण, आप सबको मैं अपनी ओर से तहे दिल से आप लोगों का आभार प्रकट करते हुए जोहार करता हूं। क्योंकि वक्ता बहुत है और आज एक सीमित लोगों के साथ ही ये कार्यक्रम होना था, लेकिन जहां आंदोलनकारियों की बात राज्य के किसी कोने में भी गूंजती है, तो ना जाने इस राज्य के लोगों में और हमारे इस राज्य के लोगों में ये कौन सा तार जुड़ा हुआ है कि ये खबरें आपकी तरह फैलती है और लोग चींटियों की तरह बाहर निकलते हैं। और नतीजा ये हुआ कि आज ये सभागार तो छोड़िए, इस बिल्डिंग में भी लोग नहीं आ पा रहे, इतने लोग यहां मौजूद। चलिए, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही चलते रहे हैं और ऐसे ही मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हम यूं ही चलते रहें। एक लंबे प्रयास के बाद, लंबे आंदोलन और अनगिनत शहादत के बाद कैसे राज मिला, किन मुसीबतों को झेलते, किन मुसीबतों, किन पहाड़ पर्वत और किन कठिनाई भरी रास्ते से चलकर ये राज हमें मिला है, ये आपको हमें बताने की आवश्यकता नहीं। और हम
हमको लगता है कि आदरणीय गुरु जी ने जब इस राज्य को अलग करने की बात कही थी तो इस राज्य के लोग इनकी बातों को हंसी में उड़ाते कि क्या यहां का आदिवासी, यहां का मूलवासी राज ले पाएगा। देश में कई राज्य बने, कई राज्य अलग हुए, लेकिन मैं समझता हूं जिस तरीके से इस भारत देश की आजादी की कहानी है उससे कम इस राज्य की आजादी की कहानी नहीं है। इस राज्य में तो ऐसे सपूतों ने जन्म लिया है और हम लोगों के लिए संघर्ष किया है जब देश के लोग आजादी के सपने भी नहीं देखते थे। और शायद वही प्रेरणा हम लोगों के माता पिता हमारे आंदोलन को अगवा करने वाले लोगों में रही होंगी और शायद इतने मजबूत और इतने दृढ़ संकल्प के साथ ऐसे सपने को इन लोगों ने साकार किया जो आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जैसे लोगों के लिए असंभव सा हो, विरले ही कभी शायद ही देखने को मिलता। कई लोगों ने तो पूरे परिवार इस आंदोलन में निछावर कर दिया। कई लोग नौकरी चाहते भी छोड़कर आंदोलन में कूदे। बाल बच्चे का क्या होगा पता नहीं, खेत खलियान से भी दूर, लेकिन राज तो मिला। लेकिन राज मिलने के बाद जब पीछे मुड़ के देखा तो पता चला कि तो हम बिल्कुल एक ऐसे वीरान जगह पर आके खड़े हो गए जहां हमारे लिए ना कोई रोने वाला, ना हमारी आंसू पूछने वाला। ये बातें राज अलग होने के बाद से ही आंदोलनकारियों के विषय में उठती रही हैं। सम्मान मिलेगा, 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 मिलेगा। मैं भी कई बार सुनता रहा और ना जाने सीमित लोगों में चीजें, मुझे लगता है कि 2100-2200 के लोग, वो भी बहुत जद्दोजहद के बाद उनको सम्मानित राशियां मिली। तो मुझे लगा क्या मात्र 2000 ही लोग रहे हैं जिन लोगों ने इस राज को अलग किया। मैंने कहा कि ना, ऐसा नहीं हो सकता। इतना कमजोर वर्ग और इतने कम संख्या के लोग, ये लड़ाई अकेले की बूते की बात नहीं है, इतने लोगों की बूते की बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं राज्य का हर एक जनमानस, हर एक घर से एक व्यक्ति जरूर इस पे शामिल रहा होगा। फिर इनको क्यों नहीं? तो पता चला कि जो चिन्हितीकरण करने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि बेचारे लोग कागज लेके घूमते फिरते रहे। कई बार हमारे बीच में कई बातें आती रही, इसका कोई ठोस समाधान हम भी बता पाने में सक्षम नहीं हो पाए। बहुत विचार किया, बहुत मंथन किया,
तदुपरांत हम लोगों ने नए तरीके से इसको फिर से स्थापित करने और कितना आसान और सरलीकरण तरीके से हम पहचान सके, इसका एक नया स्वरूप बनाया, जो आज आदरणीय गुरु जी के हाथों जो आपको समर्पित किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि इस राज्य में जो आंदोलन के पहली पंक्ति में जो लोग थे, वो चिन्हित होंगे ही, बल्कि उस आंदोलन की आखिरी पंक्ति में भी जो खड़ा था, बतौर मुख्यमंत्री के रूप में मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य की बात है, लेकिन मेरी पहचान एक आंदोलनकारी के सुपुत्र होने का, और इससे बड़ा पहचान और आज आपके हक हुकूक की चीजें आप तक कैसे पहुंचे, ये मैं लगातार इस विषय पर चिंतित रहा हूं। ये कार्यक्रम हम लोगों का 1 महीना पहले होना था, लेकिन पूरे राज्य में पंचायत चुनाव के आचार संहिता लागू होने की वजह से हम लोग जहां थे वहीं खड़े रहे, और बड़े तरीके से ये 31 तारीख को इसका आचार संहिता खत्म होना था। 30 तारीख को यहां मांडर विधानसभा का आचार संहिता लागू। एक तो सरकार बनने के बाद कोरोना हमारे झोली में आया, 2-2.5 साल तक यूं ही तड़पते रहे हम लोग, और आज जैसे ही हमने अपनी रफ्तार विकास की तेज की, तो आज एन प्रकार कई संवैधानिक संस्थाएं हमारी गति को धीमा करने पे लगी है। लेकिन आप लोग चिंता न करें, हम लोगों ने ऐसी लड़ाइयां जीती है, आप लोगों ने ऐसी लड़ाइयों को अंजाम तक पहुंचाया जो कभी किसी के सपने में भी नहीं आता। इस राज्य के लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, बौद्धिक रूप से अनेकों प्रकार से कमजोर है, और इनको लगता है कि शायद इन कमजोर वर्गों को एन प्रकार हम लोगों को ये पीछे धकेलने में कामयाब। अब लगभग राजनीतिक रूप से हम लोग काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए शैक्षणिक व्यवस्था को हम इतनी मजबूत करने जा रहे हैं कि हमारी पीढ़ी भी आने वाले समय में और सामान्य वर्गों के बराबर मजबूती से अपना शिक्षा प्रदान करेगी। और इसीलिए आज हर एक लगभग 5000 से अधिक मॉडल स्कूल की हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। अभी जिला स्तर पर मॉडल स्कूल बन भी रहे हैं। जो हमारे इस राज्य में जो प्राइवेट स्कूल है वो उसके बराबर होगा, उसमें हमारे गांव के बच्चे पढ़ेंगे और गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। जो पढ़ाई डीपीएस में होती है, जो पढ़ाई डीएवी में होती है, जो पढ़ाई और प्राइवेट स्कूलों में होती है, वही पढ़ाई अब हमारे सरकारी स्कूलों में होगी और वही
और हम जानते हैं कि अगर राज्य की जनमानस हमारे साथ है और राज्य की जनमानस को हम समझा पाने में सक्षम हैं, तो निश्चित रूप से आने वाला हर लड़ाई जो हमारी विकास में बाधा बन रहा है, उन सभी पर हम विजय पाएंगे, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो। सभी तरीके से। इसलिए आज मेरे साथ, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है कि आज हम लोग किस तरीके से राज्य के संसाधनों को, राज्य को विकसित करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। राज्य को विकसित करने के लिए पूरे विभागों में सभी पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। जब हमारी सरकार बनी तो कोरोना में जो हालात रहा, आप सभी लोगों ने देखा। बड़े पैमाने पे हमारे लोग, मजदूर, किसान, खेतीहर लोग, किसान बेचारा तो भगवान भरोसे जी रहा है। सरकार की तरफ से मौजूदा हालात में जो रफ्तार किसानों की होनी चाहिए, वो रफ्तार तो छोड़िए दूर, उसके आगे बढ़ने की जो गाड़ी थी वो स्टार्ट ही नहीं होगी। हमने जब इस पर चिंतन किया कि हमारा राज्य का विकास क्यों नहीं हो रहा, किसानों का विकास क्यों नहीं हो रहा, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षाएं क्यों नहीं मिल रही, हमारे राज्य के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों नहीं मिलती, हमारे जंगल समाप्त क्यों हो रहे हैं। जहां हम जंगल जमीनों की बात करते हैं और ये चीजें खत्म, तो जो हमारी लड़ाई रही है वो लड़ाई व्यर्थ चला जाएगा। हमने इसके जड़ तक जाने का प्रयास किया कि आखिर इसका कारण क्या है। जंगलों से भरा ये राज्य, पहाड़ पर्वत नदी नालों से भरा ये राज्य, धरती के ऊपर भी अनेक ऐसे संपदाएं जिससे जीवन यापन हमारी होती है, और धरती के अंदर अनेक खनिज संपदाएं हैं जिससे हमारी पूरी देश इससे चलता है। और इस राज्य के लोग फटे हार, भूखे प्यासे क्यों? तो पता चला कि ये एक ऊपर से दिखाने वाला एक गुब्बारा है और अंदर खाली खोखला की हवा भरा हुआ। 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 सालों से नियुक्ति नहीं हो रही। अभी परसों ही 32 साल के बाद हम लोगों ने कृषि विभाग में 125 से अधिक बच्चों को नौकरियां दी। जो नौजवान सीधे किसानों से जुड़े, हर एक खेतों में नजर रखा जाएगा, हर एक किसानों पर नजर रखा जाएगा कि उस किसान को क्या तकलीफ है। लेकिन उतना इस काम नहीं चलेगा। अभी अनेकों पद खाली हैं जहां उनको भरने की आवश्यकता है, उसकी प्रक्रिया निरंतर जारी है। उसी प्रकार कोयला, लोहा, अभ्रक, अनेकों तरीके की खनिज संपदा के बारे में हम लगभग सबको जानते हैं। जहां खोदो वहीं खनिज संपदा निकलता है, कुछ ना कुछ निकलता है। कोयला नहीं निकला तो लोहा निकल जाएगा, लोहा नहीं निकलता है तो तांबा निकल जाएगा, तांबा नहीं निकलता है तो सोना भी निकल जाता है कहीं पे। ये हालत है हमारे राज्य में। लेकिन हमारे राज्य के लोग
के दिन में भी इतनी बुरी स्थिति है। उसके अंदर जब तक जाके देखा हमने तो पता चलता है, और देखने के बाद जो आंकड़े उभर के आते हैं, पहली बार सुनने के बाद तो 2 मिनट के लिए हमको भी अंधेरा था। आजादी के बाद से लेकर आज तक जब से खनन यहां पर खुदाई होती है खनिज संपदाओं की, उस समय से लेकर आज तक सरकार के कई, भारत सरकार और एजेंसियों के कई बकाये बाकी हैं जो दूसरे राज्यों को तो मिलता है, लेकिन झारखंड प्रदेश को नहीं मिलता। 1,36,000 करोड़ रुपया हमने ढूंढ निकाला। मुझे लगता है जब से इस राज्य में खनिज की खुदाई हो रही है, उन खनिजों से जितना हमें लाभ नहीं मिला, उससे कहीं ज्यादा हमारा बकाया निकल रहा है। हमने भारत सरकार को विषय से अवगत कराया, उस संदर्भ में कुछ 1,200 करोड़ रुपया मिला भी है। मैं तो कहता हूं 1,20,000 करोड़ भारत सरकार को भी अगर वो एक बार में दे दे तो भारत सरकार सड़क पर भीख मांगते हुए नजर आएगी। हम बोले 1,30,000-36,000 करोड़ रुपए मत दीजिए, हमको उसका इंटरेस्ट ही दे दीजिए, उसी से हम राज्य सरकार को उस जगह पर पहुंचा देंगे जहां आज बेंगलोर और हैदराबाद। कोई नहीं रोक सकता था इस राज्य को आगे बढ़ने से, लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य को चलाने वाले ऐसे लोग काबिज हुए, ना जिनको राज्य अलग करने से कोई लेना देना रहा, ना इस राज्य के आदिवासियों से, ना मूलवासियों से, ना दलित से, ना पिछड़ों से, ना अल्पसंख्यक से, किसी से कोई लेना देना नहीं रहा। विशुद्ध रूप से इस राज्य को लोगों ने एक लूट का अड्डा बनाया। और आज आप देखते होंगे टीवी, रेडियो, अखबारों में यहां लूट हो रहा है, यहां खनन का खुदाई गलत तरीके से खनन हो रहा है। सारे पाप इन लोगों ने अपने समय में किया और ये ठिकरा मरना चाहते हैं हमारे समय, क्योंकि आज हम सत्ता में एक एक का जवाब दें। हम पुरानी व्यवस्था को भी ठीक करेंगे और उस व्यवस्था को बेहतर और मजबूती के साथ भी आगे बढ़ाएंगे। सत्ता परिवर्तन होता क्या है? वही पुरानी व्यवस्था हमें मिलती है, वही पुरानी गाड़ी हमें मिलती है और उसी को आगे चलाना पड़ता है। इससे पहले जो उसका ड्राइवर था, अगर उस गाड़ी को टेढ़ा मेढ़ा चलाए तो टेढ़े मेढ़े ना चलेगी थी। अब बढ़िया ड्राइवर आएगा तो सीधा जाएगा, बढ़िया से जाएगा, सारे पैसेंजर सुरक्षित रहेंगे। और आज हमने कई तरीके से लगातार इस राज्य के अधिकार को पहली प्राथमिकता राज्य को देते हुए हर निर्णय को हमने आगे लिया है। अभी राज्य में कोयला खदानों की नीलामी होनी है, लौह अयस्क का नीलामी होना है। आप बता दीजिए कितने लोग यहां बैठे हैं और झारखंड के लोग हैं जो कोयला खदान का मालिक है, कितने लोग हैं जो लौह अयस्क के आप खदान के मालिक हैं, कितने आंदोलनकारी। लौह अयस्क कोयला तो छोड़ ही दीजिए, बालू और ईटा गिट्टी का भी आपका हो तो बहुत बड़ी बात।
के अंदर ये बड़ी विडंबना है। तो हमने ऐसे कानून बनाना शुरू कर दिया कि अब इस राज्य का खनिज संपदा का मालिक सबसे पहले राज्य सरकार होगा, उसके बाद दूसरे राज्य के लोग। पहले इस राज्य के लोगों का पेट भरा जाएगा, बचेगा तब देंगे, बांटेंगे नहीं। बहुत बांट किया, हमें मिलता था बचा कुचा, मूल चीज वो लोग खाते थे। अब मूल चीज झारखंड वासी खाएगा और बचा कुचा वो लोग। और यही तकलीफ हमारे प्रतिद्वंदी को है, इनको पता है कि ये लड़का अगर कुछ दिन और रह गया सत्ता में तो शायद आने वाला समय इस राज्य का हर एक व्यक्ति, हर एक गांव इस तरीके से लहराएगा, इतनी खुशियां गांव में होंगी कि वहां पर द्वेष फैलाने का जगह नहीं है। झारखंड सबसे शांति प्रिय राज्यों में से एक। यहां लोग हमेशा से बड़े अमन चैन शांत स्वभाव से रहे हैं, लेकिन जब जब अधिकार की लड़ाई होती रही है, हम लोगों ने या हमारे राज्य के मूलवासी आदिवासियों ने कभी पीठ नहीं दिखाई। आज इसीलिए आज इस संकल्प के साथ बहुत हम लोगों ने दुख तकलीफें इस राज्य के लोगों ने देखा, सहा, महसूस किया, और उसका असर अभी भी यहां के आंदोलनकारियों के चेहरे में मैं देखता हूं। हम नहीं कह सकते कि बहुत हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है, पूरी तकलीफ आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस दर्द को कम करने में निश्चित रूप से इस सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। जो आप कई लोगों को अभी हम लोगों ने नए संशोधन किए हैं, नए सरकार ने निर्णय लिया है हमारे मंत्री परिषद में, जो पहले पेंशन मिलता था वो पेंशन में भी बढ़ोतरी करने का, जो कम से कम 3 माह जेल में रहा हो उसको 3,500 रुपया प्रति माह देने का निर्णय लिया गया है। जो 3 माह से 6 माह तक के बीच रहा है उसको 5,000 रुपये देने का निर्णय हम लोगों ने लिया है, और जो 6 माह से अधिक रहेगा उसको 7,000 रुपये देने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और साथ साथ में आंदोलनकारियों को और उनके आश्रितों को, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी में भी सुविधा देने का प्रावधान हम लोगों ने रखा। तो कई ऐसे धीरे धीरे हम चीजों को जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। संसाधन जैसे जैसे हमें मिलेगा वो संसाधन आप तक निश्चित रूप से हम उसको पहुंचाने का दिन रात मेहनत करेंगे। आपने देखा हो सरकार बनने के बाद हमें पता था तकलीफें इस राज्य में कितनी है, गरीबी कितनी है, पिछड़ापन कितना है। इसलिए सरकार में बैठते ही गांव देहात के हम लोग जितना गांव देहात जाते हैं, हमारे पदाधिकारी लोग भी उतना नहीं जाते। कार्यपालिका भी थोड़ी लोगों में सुस्ती छाई हुई थी, लेकिन अब यही कार्यपालिका अब आपके साथ आने वाला समय में बिल्कुल आपको घर के दरवाजे में दिखेगी, जिसका नतीजा हम लोगों ने सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम हर पंचायत में चालू किया था। और पूरे राज्य में, भारत देश में यही एक ऐसा राज्य है जहां पर
जितने भी बुजुर्ग हैं या जितने भी आने वाले बुजुर्ग होंगे, उन सबको पेंशन देने का निर्णय हम लोगों ने ले रखा है। अब कोई इस राज्य में बिना पेंशन का नहीं रहेगा बुजुर्ग सब। कोई महिलाएं जो विधवा है वो बिना पेंशन का नहीं रहेगी। कोई दिव्यांग बिना पेंशन का नहीं रहेगा। कोई एकल महिलाएं बिना पेंशन का नहीं रहेगी। हम आप लोगों से आग्रह भी करेंगे, इस मुहिम में जो लोग छूट गए हैं उनको सरकार के दफ्तर तक पहुंचाइए। हर हाल में सरकार का दायित्व। अब सरकार ये नहीं कह सकती है कि कोटा खत्म हो गया है, अब नहीं, कंप्यूटर में भर गया है लोगों का जगह, अब नहीं इसमें हटेगा। जितने उस उम्र से अधिक होंगे सबको पेंशन सरकार देगी, ये सरकार का संकल्प है। कई योजनाएं मुख्यमंत्री सृजन रोजगार सृजन योजनाएं चल रही है, फूल और झानो योजनाएं चल रही है। आप लोग सब अभी हमारे अभिभावक हैं के स्वरूप हैं। हम आपकी नई पीढ़ी के पहले पैदान के लोगों में से हैं। आज आप लोगों ने ताकत दिया है और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने का संकल्प लेते हुए हमें इस उच्च पद पर बैठाया है। और मैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा या आदरणीय गुरु जी का सुपुत्र होने के नाते कथनी और करनी में हम लोगों का फर्क नहीं होता। हम लोग जो कहते हैं वो हम लोग करते हैं। और आज निश्चित रूप से जिस मान सम्मान के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानियां दी, जिनके परिवार उजड़ गए, जिनके बच्चे सड़क पर आ गए, ना जाने कहां भटक गए, उन सब का अब वो दिन बहुत करीब आ चुका है जहां वो बिल्कुल सम्मान के साथ जीने के लिए तैयार रहेंगे। यहां तो छोड़िए, अभी हमने ये भी कार्यक्रम शुरू कर दिया है क्योंकि इस राज्य में अभी ही हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आदिवासी दलित पिछड़ों के ऊपर। ऐसा नहीं है, ये सदियों से चला आया और देखते हैं कब तक चलेगा। अगर ऐसे आंदोलनकारी हम लोग के बीच में होते रहे तो निश्चित रूप से वो भी दिन हमारा खत्म होगा। और सदियों से चलने की वजह से आप सबको पता है कि कई लोग असम में जाके बस गया, कई लोग जाकर के चाय बागान में जाके बस गया, कुछ लोग बैंगलोर जैसे जगह में भी जाकर के बस गया, झारखंड का लोग। हम उन जगह तक पहुंचकर उन लोगों को वापस अपने झारखंड में लाने का भी मुहिम चला रहे हैं कि आप वापस अपना घर आइए और घर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। आपका जल जंगल जमीन आपको सौंपने के लिए तैयार है। हम वहां तक पहुंच चुके हैं। कोरोना के संक्रमण काल को आपको याद हो, मजदूर किसान किस तरीके से कहां कहां, कोई ट्रेन से कट के मर रहा है, कोई बस के नीचे मर रहा है, कौन कहां मर रहा है पता नहीं चलता। चलते चलते महिलाएं सड़क पर बच्चों को जन्म दे रही हैं। कितना भयावह दृश्य था। अभी उसको याद किया जाता है तो शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं। और वहीं पर हम लोग थके पीटे पिछड़े राज्य झारखंड जैसे राज्य ने सबसे पहले कदम उठाया कि इस राज्य के मजदूर जो विभिन्न राज्यों में पलायन कर अपने रोजगार की तलाश में गए थे,
बेचारे भूखे प्यासे कहां फंसे, कहां जाए, कुछ पता नहीं। शरीर में कपड़ा नहीं, खाने का तो दूर। उन सभी नौजवानों को, उन सभी मजदूरों को हम लोगों ने बसों से, ट्रेनों से, साथ साथ में हवाई जहाजों से ढो कर लाने का काम अभी भी ला रहे। अभी कौन कौन दूसरे देश में बेचारे चले गए, वहां उनके साथ अत्याचार होने लगा। और अभी हम मजदूर किसी का, क्योंकि हम लोगों को शुरू से मजदूर का ही दर्जा मिला हुआ है, तो लोगों की गिद्ध नजर। मजदूर कहां मिलेगा? झारखंड में मिलेगा। मजदूर कहां मिलेगा? बिहार में मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, बंगाल में मिलेगा। सब कूद के यहां आता है और भर भर के। हम तो पहले सुनते थे कि 2 गो, 4 गो, 5 गो, 10 गो करके ले जाता था। हम तो देखकर दंग रह गए कि भारत सरकार की एजेंसियां इस राज्य से ट्रेनों में भर भर कर मजदूरों को ले जाती है। कब से ले जा रही है तो पता नहीं, कितने लोग मारे गए इसका भी कोई गणना नहीं। ये तो संक्रमण काल में बहुत कुछ हमें दिखा जो हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। देश की सीमा की सुरक्षा के नाम पर कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में भी इस राज्य से मजदूरों को ले जाया गया और हमने भी देश के खातिर, सीमा के खातिर यहां के नौजवानों को जाने का इजाजत दी। बहुत तकलीफ का वक्त था और इस देश में मजदूरों के लिए विशेष कानून भी हम बना डाले हैं। अब इस राज्य का कोई भी मजदूर देश के किसी कोने में जाएगा, देश या विदेश के किसी कोने में जाएगा तो वो सुरक्षित रहेगा। सुरक्षा का गारंटी देने का कानून भी हम लोग। बातें बहुत है, लेकिन हम समझते हैं कि आज बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत नीचे हैं, कोई दूसरे कमरे में है, कुछ लोग बाहर हैं, जो जिन तक आवाज जा रही है उन सब लोगों को मैं आपको यहाँ सभी लोग सभागार में नहीं रखने के लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, क्योंकि हम लोग थोड़े से अभी भी अपने पुरानी परंपरा व्यवस्था में चल रहे हैं और हमारे पास तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा सभागार भी नहीं है कि जहां हम लोगों को अगर एकत्रित होना होता है तो हम लोग खुले नीला छत के अंदर, हम लोग का टेंट हाउस भी हम लोग के लिए छोटा पड़ जाता है। हम लोग की तादाद इतनी है, लेकिन खुशी है कि आप सब लोग आए। आदरणीय गुरु जी यहां हम लोग के बीच में उपस्थित है और क्योंकि मुझे राज्य से बाहर जाना है, हमारी आदरणीय माता जी की तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, इनको लेकर मैं बाहर जा रहा हूं, इसलिए सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिला, इसके लिए भी क्षमा चाहेंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं बहुत बहुत आप सब लोगों का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके शानदार प्रयासों के लिए और राज्य के हर एक व्यक्ति के लिए, आपकी संवेदनशील सोच के लिए। हमारे बीच पधार चुके हैं मंचा सिंह हैं, माननीय विधायिका बड़कागांव अम्बा प्रसाद, बहुत स्वागत।